थोड़ा नजदीक आना, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा, हाँ ज्यादा हो गया, थोड़ा पीछे, हाँ ये बढ़िया है। हाँ मैं ये कह रहा था दोस्तों कि इस प्रोग्राम को बनाते वक्त किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि इस प्रोग्राम को देखते वक्त अगर किसी नेता को या उनके सपोर्टर्स को या किसी पार्टी को बुरा लगता है तो बस ये कहना चाहूंगा कि हमारा मकसद पूरा हो गया। नमस्ते, जय हिंद। न्यूज 18 इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं वायरल बात, मेरे यानी रौनक के साथ। एक अंदर की बात बताऊं, मैं चाह रहा था कि ये शो सर्दियों के बाद शुरू करूं ताकि एक्स्ट्रा नहाना ना पड़े, लेकिन फिर चैनल वालों ने इतना पैसा, छोड़ो। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। इससे पहले कि ईडी मेरे घर पर पहुंचे, मैं बताना चाहता हूं कि ये सब मजाक था, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि शो में थोड़ा बहुत मजाक हम कर सकते हैं। मजाक में चलिए आपको बता देते हैं कि देश और दुनिया की वायरल खबरें क्या हैं। दोस्तों, बिहार में मतदान कंप्लीट हो चुका है। रिजल्ट का सोच सोचकर कभी कभी मुझे लगता है कि जिन बच्चों के पापा पॉलिटिशियंस हैं उनके भी क्या मजे होते होंगे। नहीं, अगर पापा कभी इलेक्शन में हार गए तो बच्चे के पास भी ताना मारने का स्कोप रहता है क्या? बिहार चुनाव के रिजल्ट आने से पहले सूत्र ये बता रहे हैं कि गुवाहाटी में रिजॉर्ट्स के कमरों की साफ सफाई होनी शुरू हो गई। क्या पता किसी मजबूर विधायक को मजबूरी में वहां रहना पड़ जाए, इसीलिए शायद ना। बाकी इस हफ्ते धर्मपाजी की जब तबीयत खराब हुई तो कई सारे मीडिया चैनल्स ने जल्दी जल्दी में ब्रेकिंग न्यूज चला दी कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। कितनी गलत बात है यार, मतलब सॉरी, हमारे यहां भी चल गई, सॉरी उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हो यार। बाकी सनी देओल की भी एक वीडियो वायरल है जहां पर वो मीडिया पर भड़क गए। बताओ, जो आदमी पाकिस्तान जाकर हैंडपंप उखाड़ के वापस आ गया हो, वो भी दो बार, वो अपने देश की मीडिया से नहीं जीत पाया यार। दोस्तों, दिल्ली में इस हफ्ते एक बम धमाका हुआ। धमाके के मुख्य आरोपी डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर प्रोफेशन के लिए अब ये सबसे बड़ा कलंक बन गया। कलंक वाली लिस्ट में उनकी खराब राइटिंग अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है। कई सारे डॉक्टर्स इस बात से हैरान हैं कि भैया डॉक्टरी में जिस तरह दिन रात एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद भी इन लोगों को एक गंदी हरकत करने का टाइम कैसे मिला? दोस्तों, पाकिस्तान में भी एक कार में धमाका हुआ है। उसके बाद वहां पर चल रही पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज पर खतरे के बादल मंडरा रहे। श्रीलंका के प्लेयर्स कह रहे हैं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि अभी न जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। पर वहीं ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने श्रीलंका की टीम से कहा है कि रुक जाओ, थोड़ा खेल लो। अगर खेल लिए तो जो एशिया कप की ट्रॉफी में चुरा कर लाया हूं, एक हफ्ता तुमको रखने को दे दूंगा। इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसका जिम्मेदार भारत और अफगानिस्तान को बताया। कम ऑन। इसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी की, जिसका पहला सेंटेंस, पहली लाइन में आपको पढ़कर सुना रहा हूं। भारत ने जवाब दिया है कि इंडिया unequivocally rejects allegations being made by an obvious delirious पाकिस्तानी लीडरशिप। क्या हुआ भैया विदेश मंत्रालय वालों? पूछना चाहता हूं आपसे, क्या प्रॉब्लम है आपकी? पाकिस्तानियों को ऐसे जवाब दे रहे हो, इतनी इंग्लिश? बेहोश हो जाएंगे वो। बॉयज प्लेड वेल के अलावा उनको ज्यादा कुछ आता नहीं है। हेलो, चेंज करो स्टेटमेंट। आईपीएल की भी अपडेट आ रही है दोस्तों। चेन्नई वाले कह रहे हैं कि अब हमें आरजे नहीं चाहिए, आई मीन रविंद्र जडेजा। बताओ, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इस टीम के लिए इतने रन बनाए, इतने विकेट्स लिए, अब टीम को उसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है भैया कि अपने काम से प्यार करो, कंपनी से नहीं। इतना तो बोल सकते हैं यार, मतलब ठीक है। दूसरी तरफ संजू अब राजस्थान छोड़कर चेन्नई जाएंगे, यानी यहां पर उनके और ज्यादा फैंस बढ़ जाएंगे और अब और ज्यादा लोग आपको संजू के लिए जस्टिस मांगते हुए दिखाई देंगे। फिर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा जस्टिस पता नहीं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। अच्छा फैसला, लेकिन मुझे असली खुशी तब मिलेगी जब ऑस्ट्रेलिया का पीएम ये बोल दें कि भैया ऑस्ट्रेलिया के बॉलर कोहली को आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग नहीं करेंगे। ये बड़ा दुख है। अमेरिका चलते हैं। H1B वीजा के मामले में एक अमेरिकन न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका के पास अभी टैलेंट नहीं है, इसलिए वो इस वीजा पर अपना रुख नरम कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था, कॉर्पोरेट मजदूरी में भारतीयों से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। सैटरडे संडे भी काम करवा लो, काम के बाद ओवर टाइम करवा लो, ओवर टाइम का पैसा भी नहीं है। ये चीज इंडियन एम्प्लॉइज से बढ़िया और कोई मैनेज नहीं कर सकता। बताओ, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बाकी दोस्तों, 2025 में यानी इसी साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कूड़ा बेचकर 800 करोड़ रुपए कमाए। ये चंद्रयान के बजट से भी ज्यादा है? इसीलिए कहा जाता है कि दिवाली की सफाई काम की चीज है। बाकी कूड़े से याद आया, पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार द डॉन ने एक रिपोर्ट लिखवाने में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। फिर से कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के अखबार चैट जीपीटी से न्यूज लिखवा रहे हैं, बड़ी बात यह नहीं है।
पाकिस्तान के अखबार चैट जीपीटी से पहले कैसे इंग्लिश रिपोर्ट लिख रहे थे, यह जांच का विषय है। दिल्ली में AQI कल रात को 400 के पार चला गया और मेरे फेफड़े बाहर निकलकर मेरा कॉलर पकड़कर मुझसे पूछ रहे थे कि तुझे रहने के लिए कोई और जगह नहीं मिल रही है, यहां क्यों रह रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बाकी दोस्तों, निठाई केस के आरोपी सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया गया। शायद कोर्ट ने यह सोचा होगा कि भैया जेल की हवा तो इसने खाई ली, इससे भी बुरी हवा अगर इनको खिलानी है तो खुला छोड़ दो, क्योंकि नोएडा की हवा से इसका ज्यादा नुकसान होगा। मास्टर स्ट्रोक। एक और खबर आई कि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से पहली बार पाकिस्तान की नेवी का एक जहाज बांग्लादेश के पोर्ट पर पहुंचा। यह खबर सुनने के बाद मेरे एक दोस्त का कॉल आया और मुझसे बोला कि यार पाकिस्तान के पास नेवी भी है। मैंने कहा वो छोड़, ये बता बांग्लादेश के पास पोर्ट भी है। तो दोस्तों, एक तरफ जहां बिहार चुनाव का रिजल्ट डिस्कस हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरा भारत दिल्ली में हुए धमाके को भूल नहीं पा रहा है। 2 दिन की जांच के बाद यह पता चली गया है कि वो एक आतंकवादी हमला था, पर यह कोई ऐसा वैसा आतंकी हमला नहीं था। इसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म। अब आप बोलोगे ये किस चिड़िया का नाम है? कुछ ही मिनटों में आपको ये पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले एक कहानी, जिसके लिए मैं आपको ले चलूंगा जर्मनी। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर, और इस शहर में एक अपार्टमेंट 4 लड़कों ने रेंट पर ले रखा था। उनके नाम थे मोहम्मद अता, मरवान अल शेही, रमजी बिन अल शिब और जियाद जर्राह। चारों हैम्बर्ग शहर में पढ़ते थे और सऊदी और इजिप्ट की अच्छी खासी फैमिली से आते थे। उनकी बहुत बढ़िया परवरिश हुई थी। ये लोग इतने पढ़े लिखे थे कि एक पूरे घर में जितनी डिग्रियां नहीं होती इतनी इनके पास थी, और आगे की पढ़ाई लिखाई करने के लिए ये लोग जर्मनी आए हुए थे। मोहम्मद अता ने आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई कायरो यूनिवर्सिटी से करी थी और फिर अर्बन डिजाइन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए हैम्बर्ग गए थे। जियाद जर्राह ने जर्मनी में पढ़ाई करी और लेबनान की एक बहुत अच्छी फैमिली को वो बिलोंग करता था। रेंटेड अपार्टमेंट में ये चारों लड़के वैसे ही रहते थे जैसे कोई आम बैचलर्स अपने अपार्टमेंट में रहते हैं। पढ़ते थे, पार्टी करते थे, शराब पीते थे, एकदम बढ़िया बैचलर लाइफ जीते थे। लेकिन इन लोगों को थी एक दिक्कत। ये चारों एंटी अमेरिका थे। इनको लगता था कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो मिडिल ईस्ट देशों को दबा के रख रही है और इजराइल को फेवर करती है। अमेरिका के खिलाफ इनके मन में जो चिंगारी थी उसको आग बनाया अल-कायदा ने, जिन्होंने इनके अंदर एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट देखा और फिर इन चारों को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया। इन चारों को इतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट बना दिया गया कि फिर ये सभी अफगानिस्तान चले गए 1999 में आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए। वहां पर उनकी मुलाकात हुई ओसामा बिन लादेन से। लादेन इन लड़कों से मिलकर बहुत इंप्रेस हुआ और इसको लगा कि एक मिशन इन 4 लड़कों को भी देना चाहिए। इसकी वजह यह थी कि इन चारों को इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी बोलनी और चारों वेस्टर्न कल्चर को भी अच्छी तरीके से समझते थे। इसलिए इन चारों को लादेन ने एक मिशन के लिए चुना। इनको अमेरिका में फ्लाइट ट्रेनिंग में डाल दिया गया, जहां पर इन्होंने एक ऐसा मिशन लीड किया जो इतिहास का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जाता है। जी हां, मोहम्मद अता और बाकी लड़कों ने अमेरिका में 9/11 का हमला किया और ट्विन टावर्स गिरा दिया। क्या इन चारों लड़कों को पैसे की कोई कमी थी? जाहिर सी बात है नहीं। क्या ये पढ़े लिखे नहीं थे? बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। क्या इनको रैंडम सिलेक्ट कर लिया गया था? ना, ओसामा बिन लादेन ने इनको हैंडपिक किया था, यानी पढ़े लिखे लड़कों को आतंकवादी बनाया गया। अभी तक हमारे देश में यह माना जाता था कि कोई इंसान रैडिकल तभी बनता है जब उसके पास या तो पैसे नहीं होते या शिक्षा नहीं होती। तो एजुकेशन की कमी की वजह से ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करके गलत काम करवाना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आप किसी को एजुकेशन दे दो, किसी को कुछ स्किल सिखा दो, फिर उनको एक अच्छी नौकरी लगवा दो, फिर वो सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है, क्योंकि फिर ये इंसान देश का अच्छा नागरिक बनेगा। इसको देखकर बाकी लोग भी सीखेंगे कि भाई इसकी तरह बनना है। लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल को देखिए, डॉक्टर उमर मोहम्मद को देखिए, डॉक्टर आदिल अहमद को देखिए, डॉक्टर शाहीन सईद को देखिए। इनको शिक्षा भी मिली, स्किल सेट भी मिला, नौकरी भी मिली, बावजूद इसके आज इनका नाम आतंक के साथ जोड़ा जाता है। और सुरक्षा एजेंसियों के सामने यह चैलेंज इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि जिस मुकाम पर या जिस पद पर ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट होते हैं, वहां इन पर कौन शक करे। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई डॉक्टर आतंकवादी हमला भी कर सकता है। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर आदिल अहमद। देखिए, बचपन से हमें सिखाया गया है कि डॉक्टर वो होते हैं जो लोगों की लाइफ बचाते हैं, जो नब्ज थाम लेते हैं तो नब्ज थमने नहीं देते। ये बात हमको बचपन से इस तरीके से रटी हुई है और हमने खुद अपनी आंखों से देखी भी है कि इस पर सवाल उठाने का, कोई काउंटर करने का मतलब ही नहीं बनता। डॉक्टर मतलब जान बचाने वाला। लेकिन 10 नवंबर की शाम दिल्ली में जो हुआ, उसमें जो सस्पेक्ट है वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर जिसका काम जान बचाना था, अब वो लोगों की जान ले रहा है। फरीदाबाद के उन 2 घरों से जहां 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, वो डॉक्टर के घर पे रखा गया।
इस खबर के बाहर आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों का सिरदर्द और बढ़ गया और इसको व्हाइट कॉलर टेररिज्म बोला जा रहा है। टेरर इकोसिस्टम के इस नए रूप ने एजेंसियों को हिला कर रख दिया, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि टेररिस्ट वो भटका हुआ नौजवान हो जिसको शिक्षा नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, वो हमारे आसपास भी हो सकता है। अब कन्वेंशनल मिलिटेंसी का दौर जा चुका है। यह आतंकवाद का एक नया रूप है जहां पर पढ़े लिखे लोगों को पाकिस्तान के नेटवर्क भारतीय शहरों से अपने हिसाब से चला रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो एजेंसियों को यह डर भी है कि 1990 और 2000 के दशक में जिस तरह पाकिस्तान का आईएसआई भारतीय शहरों में कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट कराता था, वो दौर वापस आ सकता है। फॉरेंसिक जांच में यह बात सामने आ गई है कि लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ और वहां पर जो केमिकल ट्रेस मिले हैं वो उस विस्फोटक से मैच हो रहे हैं जो फरीदाबाद में पकड़े गए। यह मान लिया गया है कि यह एक आतंकवादी घटना थी और इससे साबित होता है कि ये दोनों बातें कनेक्टेड है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब से लगभग 3 हफ्ते पहले श्रीनगर के कुछ हिस्सों में ऐसे पोस्टर्स लगाए गए जिनमें आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद को सपोर्ट करने की बात करी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब इसकी जांच करनी शुरू की तो इसके तार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आकर खुले और इन डॉक्टरों का नाम सामने आया। सोर्सेस ने बताया है कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि ये तीनों डॉक्टरों का शुरू से आतंकवादी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं था। जो प्रोसेस एक डॉक्टर बनने का होता है उसे ही फॉलो किया गया और उसके बाद इनको ऑनलाइन रेडिकलाइज किया गया और कट्टर बनाया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज को भरोसा है कि इसके तार बॉर्डर पार से भी जुड़े हुए हैं और इसमें पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है। एजेंसीज को लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को कट्टर बनाना आईएसआई की नई चाल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं और वहां पर लोकल मिलिटेंसी रिक्रूटमेंट लगभग जीरो। इस वजह से पाकिस्तान अब भारत के मेट्रो शहरों के पढ़े लिखे युवाओं को टारगेट कर रहा है। ऑफिशियल्स का कहना है कि इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी को ध्वस्त करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग मिलिटेंट वाले कपड़े पहनते नहीं और न ही बंदूक उठाते। व्हाइट कॉलर टेररिज्म अब हमारा नया चैलेंज है, जो कि शांत है, कैलकुलेटेड है और पहले से ज्यादा खतरनाक है। ऐसा नहीं कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म भारत ने इससे पहले कभी नहीं देखा। इस ट्रेंड के हिंट पहले भी देखने को मिल चुके हैं। 2000 के दशक में कई सारे इंजीनियर्स हिजबुल मुजाहिदीन का हिस्सा बने। इसके बाद केरल में कई सारे टेक ग्रेजुएट्स आईसिस मॉड्यूल का हिस्सा बने। लेकिन अब ये जो फुल फ्लेजेड ट्रेंड चल चुका है, जिस ट्रेंड में डॉक्टर्स तक शामिल हैं, ये बहुत डराने वाला है। पर क्या इंडिया ही इसको पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है? इसका जवाब है यूनाइटेड किंगडम और सूडान से कई सारे यंग फिजिशियंस और मेडिकल स्टूडेंट्स को आईसिस ने अपने यहां भर्ती किया। सूडान का तो चलो एक बार को मान सकते, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के कॉलेजेस में तो प्लेसमेंट सेल होता होगा यार, उनके यहां तो कंपनियां आती होंगी, तो फिर एक कैंपस से बाहर जाकर नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? एनीवे, आईसिस चीफ अबू बकर अल बगदादी पीएचडी होल्डर था। सॉरी, फिर तो डॉक्टर अबू बकर अल बगदादी बोलना चाहिए कि नहीं? ओसामा बिन लादेन की बात कर लो, सिविल इंजीनियर था, ग्रेजुएट था। और ये ट्रेंड सिर्फ इस्लामी आतंकवाद तक सीमित नहीं था। दुनिया भर की रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजीज में व्हाइट कॉलर टेररिज्म वाले आपको भरे मिलेंगे। तमिल आतंकवादी ग्रुप एलटीटीई ने श्रीलंका के जाफना से भारी मात्रा में पढ़े लिखे लोगों को रिक्रूट किया था। उनके कई सारे लीडर्स ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स और टीचर्स थे। इनफैक्ट एलटीटीई के सुसाइड बॉम्बर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने एकेडमिक जीवन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। इसी तरह आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी आईआरए के रिक्रूट यूनिवर्सिटीज के बच्चे और सिविल सर्वेंट्स थे, जिनको ये लगता था कि वो बहुत ढंग का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। 1981 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गजेंद्र सिंह वाज एजुकेटेड, लेकिन उसके इंटरव्यू से ये बात साबित होती है कि उसको ये फ्लाइट हाईजैक करने का कोई मलाल या अफसोस नहीं था। यानी ये बात क्लियर है दोस्तों कि ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो हैं, ये आतंकी संगठन इसलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। इनको लगता है कि जो काम हो रहा है वो किया जाना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यानी व्हाइट कॉलर टेररिज्म सिर्फ एक सिक्योरिटी चैलेंज नहीं बल्कि एक मॉरल चैलेंज भी है, जिसको बहुत जल्दी टैकल करने की जरूरत है पूरी दुनिया को। व्हाइट कॉलर टेररिज्म अगर हमारे देश पर एक जोंक की तरह चिपक गई है तो कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा एजेंसियां इन जोंक पर नमक डालकर इनको छुड़ाना जानती है। बाकी नमक से याद आया, खाने में नमक और दांत में चमक बेहद जरूरी होती है, क्योंकि दांत सही रहेंगे तो खुल के हंसने में शर्म नहीं आती। खैर, शर्म को साइड में रखो, हम आते रहेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। तब तक कनेक्टेड रहने के लिए क्या करना है भाई? मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क को सुंदर पिचाई ने बढ़िया इंतजाम कर रखा है। अलग अलग जगह पे हमें फॉलो कर सकते हो। इस एपिसोड को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। उसको सब्सक्राइब करके बटन इतना दबाना कि यूट्यूब धुआं धुआं हो जाए, ठीक उतना ही धुआं जैसा इस वक्त दिल्ली में हो रखा है। फिलहाल मैं यहां से जाता हूं, दिल्ली की प्रदूषित हवा खाता हूं, वापस जल्दी आता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।